नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू मैं तुम्हारी सास हूँ, पैसे लेकर काम करने वाली कोई नौकरानी नहीं। आज कविता जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपनी बहू को इस तरह चिल्लाते देखकर उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। कविता जी सारा दिन घर के काम में लगी रहती थीं। ऊपर से बहू के 8 साल के छोटे से बेटे अरब को संभालना भी उनकी जिम्मेदारी थी। पर आज बहू की बातें उनके दिल को छलनी छलनी कर रही थीं। बहू रोज अपनी सास को कुछ न कुछ सुनाती रहती थी। बहू को अपनी नौकरी का बहुत घमंड था, हमेशा अपनी नौकरी की घमंड दिखाती रहती थी। बात बस इतनी सी थी कि नीता अभी अभी ऑफिस से आई थी और जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो नज़ारा देखते ही अपनी सासू माँ पर चिल्लाती हुई कहती है, आप घर पर सारा दिन बैठी बैठी क्या करती हैं? मुझे समझ नहीं आता, सारा घर फैला हुआ है, कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं मिलती। बहू की आवाज़ सुनकर रसोई में काम करती हुई कविता जी बाहर निकल कर आई। नीता कविता जी पर चिल्लाते हुए कहती है, आप पूरा दिन घर पर रहती हैं, कोई काम धाम तो है नहीं, तो कम से कम घर को ही समेट कर रखा करो। देखो सारा घर कैसे फैला के रखा है, मुझे इस तरह से फैला हुआ घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहू मैंने थोड़ी देर पहले ही सारा घर समेटा था, पर आरब ने सब कुछ फैला दिया है। तुम्हें तो पता है वह कितना शैतान है, तुम तो ऑफिस चली जाती हो, पीछे से वह कितना परेशान करता है, तुम्हें तो इसकी भनक भी नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मेरा बेटा बहुत शैतान है? जितनी है, जिसने भी किया है मुझे नहीं पता, जल्दी से पूरा घर अभी साफ कर दो। मैं तो पूरा दिन ऑफिस से थक कर आती हूँ तो मुझसे घर में आकर आराम करना होता है। मैं घर पर आकर कोई भी काम नहीं कर सकती। मैं ऑफिस में जाकर कितना काम करती हूँ आपको क्या पता? आप तो सारा दिन घर में आराम ही करती रहती हो, आपको काम ही क्या है? इतना कहकर नीता कविता जी से कहने लगी कि मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, मेरे लिए एक कप चाय बना दो, बहुत सर दुख रहा है, चाय पीकर थोड़ी देर आराम करूँगी, तब तक आप पूरा कमरा साफ कर देना। कविता जी ने पूरे हॉल के खिलौने समेटे, फिर बहू के लिए चाय बनाई। तब तक आरब आ गया। दादी मुझे ट्यूशन के लिए छोड़ कर आओ, मेरे ट्यूशन का समय हो रहा है। आरब अभी 8 साल का है, रोज कविता जी उसको छोड़ने जाती हैं और लेने जाती हैं। घर के सारे काम भी कविता जी ही देखती हैं। थोड़ी देर बाद जब नीता उठी तो उसे भूख लगी। वह रसोई में खाना लेने गई तो देखा रसोई में कुछ भी बना हुआ नहीं है। माँ जी, आपने अभी तक खाना तैयार नहीं किया है, ना ही खाना बनाने की कोई तैयारी की है। मुझे समझ में नहीं आता है, आप पूरा दिन घर पर बैठकर करती क्या हैं? आपने अभी तक खाने की कोई तैयारी नहीं की है। घर पर रहती हो तो घर के काम भी आप किया करो। मैं नौकरी करती हूँ, पैसे कमा कर लाती हूँ, खाली नहीं हूँ तुम्हारी तरह। एक दिन नीता ऑफिस के लिए निकलते समय कविता जी से कहने लगी, माँ जी शाम को मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त घर पर डिनर के लिए आएंगे, तो अच्छा सा खाना बना लेना। नीता के कहे अनुसार कविता जी ने खाने में कई चीज़ बना दी और सब तैयारी करके रख दी। जैसे ही नीता के दोस्त आए और कविता जी उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आई तो कविता जी को चाय नाश्ता लगाता देखकर नीता की एक सहेली ने कहा कि नीता तेरे तो मजे हैं, घर पर इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है और तेरी सासू माँ तो आरब के साथ साथ सारा घर अकेले ही संभाल लेती हैं, तुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो नीता कहती है, अरे यार मेरी सास को खाना बनाने के अलावा काम ही क्या होता है, सारा दिन तो मैं ही थकती हूँ, कम से कम इन्हें ऑफिस जाकर काम तो नहीं करना पड़ता मेरी तरह, घर बैठकर खाना बनाने का ही तो काम है। यह सुनकर कविता जी को बहुत बुरा लगा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी कि इस घर में मेरी हैसियत क्या एक नौकरानी की है। इसी तरह एक दिन कविता जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वह घर के काम नहीं कर सकी। नीता बड़ी मुश्किल से रसोई का खाना बनाती है, साथ ही साथ बड़बड़ करती रहती है और अपने पति विकास से कहती है कि मैं क्या क्या संभालूं, घर और नौकरी दोनों काम मैं नहीं संभाल सकती, तुम्हारी माँ तो आराम फरमा रही है, मुझे ऑफिस का भी काम करना पड़ता है, घर का भी काम करना पड़ता है, मैं कोई मशीन नहीं हूँ। विकास माँ के कमरे में गया और चिल्लाते हुए बोला, माँ बीमारी का बहाना लेकर आराम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो रसोई में काम करो। बेचारी नीता पूरे दिन ऑफिस का काम करती है और फिर आकर रसोई में काम करती है। पास में बैठे हुए कैलाश जी कहते हैं, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में तुम्हारी माँ कैसे काम कर सकती है, उसने तो 2 दिन से ढंग से खाना पीना भी नहीं खाया है और तुम काम करने के लिए कह रहे हो। वैसे तो हमेशा तुम्हारी माँ ही घर का सारा काम करती है, लेकिन अगर जरूरत पड़ने पर बहू ने खाना बना भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, घर की बहू है तो घर के काम भी तो उसे भी करने पड़ेंगे। आप भी कैसी बात कर रहे हो पापा, एक ही काम कर पाएगी मेरी पत्नी, दोनों नहीं कर पाएगी। माँ जल्दी से खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाइए। विकास इतना कहकर कमरे से निकल गया।
कविता जी अपने बेटे की बात सुनकर हैरान रह गईं कि आज उसे अपनी माँ की खराब तबीयत बहाना लग रही है। उसे अपनी माँ पर जरा भी तरस नहीं आता है, जब देखो तब अपनी पत्नी की ही तरफदारी करता है। मैं घर में इतना काम करती हूँ, यह उसे दिखाई नहीं देता, पर बहू जरा से पैसे कमा कर लाती है तो उस पर मुझे कितना सुनाता है कि मेरी पत्नी नौकरी करती है, वह पैसे कमा कर लाती है। कविता जी की आंखों में आंसू आ गए, जैसे तैसे उठकर वह रसोई में आ गईं, लेकिन कैलाश जी से अपनी पत्नी परेशानी देखी नहीं जा रही थी। उस समय उनको ऐसा लग रहा था कि वह अपने बेटे से कहें कि उनकी पत्नी इस घर में काम नहीं करेगी, पूरी जिंदगी तो काम किया है, अब जब बुढ़ापे में आराम करने के दिन है तो तुम्हारी माँ सारे घर का काम संभालती है। कब तक माँ से काम कराते रहोगे? तुम्हारी पत्नी नौकरी करती है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि वह घर के कोई काम नहीं करेगी। अब जैसे ही कविता जी रसोई में गई, बहू ने कहा कि खाना बनाकर फटाफट डाइनिंग टेबल पर लगा दो, बहुत भूख लग रही है। इतना कहकर बहू रसोई से निकल गई। कैलाश जी सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर थे, पर वह अब रिटायर हो चुके थे। उनके ऑफिस के सभी लोग उनको बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कैलाश जी बहुत ही सज्जन और मिलनसार व्यक्ति थे। 1 साल पहले ही उनके बेटे की शादी हुई थी। कैलाश जी की बहू नौकरी करती है। शुरू में तो कैलाश जी और कविता जी बहुत खुश होते थे कि उन्हें एक अच्छी बहू मिली है और उन्हें बहू की नौकरी से भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे नीता ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिया। वह जब देखो तब अपनी नौकरी का घमंड दिखाती रहती थी कि मैं नौकरी करती हूँ, पैसे कमाती हूँ, और नौकरी का घमंड उसे इतना ज्यादा था कि हर बात में वह कविता जी की बेइज्जती कर देती थी। एक दिन कविता जी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। उनके हाथों से दाल का कटोरा छूटकर डाइनिंग टेबल पर गिर गया। सारे टेबल पर दाल फैल गई। बहू भी ऑफिस से आ चुकी थी। बहू डाइनिंग टेबल पर बिखरी हुई दाल को देखकर चिल्लाती हुई बोली, कोई भी काम ढंग से करना नहीं आता है। तुम्हें पता है सामान कितना महंगा आता है? कितनी सारी दाल का नुकसान कर दिया है। पैसे कैसे कमाए जाते हैं तुम्हें तो इसका अंदाजा भी नहीं है। पूरे दिन ऑफिस में दिमाग खपाती हूँ, तब जाकर पैसे कमाती हूँ, और तुम घर में बैठी बैठी बस नुकसान करती रहती हो। एक पैसा कमाने की तो हो नहीं, बस नुकसान करवा दो। घर से बाहर निकल कर एक पैसा कमाने की भी औकात नहीं है तुम्हारी, लेकिन घर में बैठे बैठे नुकसान करती रहती हो। पैसे कैसे कमाए जाते हैं मुझसे पूछो। डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ विकास अपनी पत्नी की सारी बातों को सुन रहा था, लेकिन कुछ नहीं कहा। कविता जी वहीं खड़ी होकर अपने बेटे की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही थी कि शायद बेटा अपनी माँ के पक्ष में कुछ बोलेगा, लेकिन बेटे ने तो कुछ भी नहीं कहा, उल्टा अपनी माँ से चिल्लाता हुआ कहता है, जल्दी से डाइनिंग टेबल साफ कर दो। नीता कब से भूखी है, थक कर आई है, उसे खाना खाकर आराम भी करना है। पास में बैठे हुए कैलाश जी कहते हैं, बेटा तुम्हें अपनी पत्नी की चिंता है, लेकिन माँ की जरा सी भी चिंता नहीं है। कविता तुम छोड़ दो, मैं कर दूंगा। कविता जी वैसे भी बहू की बेटे की इतनी सारी बातें सुनकर रसोई के कोने में खड़ी हुई हैं। कैलाश जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर रसोई से निकालकर अपने कमरे में ले जाते हैं। जैसे तैसे डाइनिंग टेबल को साफ करते हैं। थोड़ी देर बाद कैलाश जी अपने कमरे में जाते हैं। देखते हैं कविता जी उदास बैठी हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। अपने पति को देखते ही वह कहती हैं, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। ना तो मैं नौकरी करती हूँ, ना ही पैसे कमाती हूँ, और ना ही घर के कामों को ठीक से करना आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। बहू तो इतनी पढ़ी लिखी है, तब बिना पढ़ाई लिखाई के मैं कैसे पैसे कमा सकती हूँ? और अब यह कोई उम्र है क्या पैसे कमाने की? जो बहू मुझे जब देखो तब अपने पैसों का घमंड दिखाती रहती है। कविता तुम अपने मन को छोटा मत करो। किसने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं आता? पैसे कमाने के लिए केवल पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, हाथ का हुनर भी बहुत बड़ी चीज है, और वह तो तुम में कूट कूट कर भरा है। कविता तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अरे तुम्हारे जितना स्वादिष्ट खाना तो कोई भी नहीं बनाता है, और हर कोई पैसा कमाए ये जरूरी तो नहीं है। अगर तुम पैसा नहीं कमाती हो तो पैसा बचाती तो हो, इस बात का बहू को जरा भी एहसास नहीं है। लेकिन अब मैंने सोच लिया है, बहू को इस बात का एहसास जरूर कराऊंगा। बार बार वह तुम्हें अपनी नौकरी का घमंड दिखाती है, घर का कोई काम नहीं करती है। बेटे को भी अपनी माँ की मेहनत दिखाई नहीं देती है कि इतने बुढ़ापे में भी माँ रसोई में लगी हुई है, अपनी पत्नी की हर बात में हाँ मिलाता है। आज कैलाश जी ने सोच लिया कि अब बस बहुत हो गया, अब उनकी पत्नी और नहीं सहेगी।
जितना सहना था सह लिया, आज तो हद ही हो गई जब बेटा बहू ने जरा सी बात पर इतना कुछ सुना दिया। अरे बुढ़ापा आ गया तो क्या स्वाभिमान तो है, कैलाश जी अपनी पत्नी से कहते हैं। कविता, मैं जिस ऑफिस में काम करता था कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार से दूर यहाँ रह रहे हैं और उन्हें खाने की बहुत परेशानी होती है। तुम ऐसे लोगों के लिए टिफिन सर्विस शुरू करो। कविता जी इस बात के लिए तैयार हो गई। अपने पति के कहे अनुसार कविता जी ने सुबह घर का कोई काम नहीं किया। कैलाश जी अपनी पत्नी को लेकर बाजार गए। बाजार से वह कुछ सामान खरीदने गए जिसमें वह टिफिन सर्विस का सारा सामान लेकर घर आए। एक बड़ा गैस चूल्हा भी लेकर आए और उन्होंने पीछे वाली जो किचन खाली पड़ी थी उसको साफ कर लिया। उन्होंने गैस को रख दिया और सारा खाना बनाने वाला सामान रख दिया। सुबह सुबह कविता जी अब अपने पति के साथ सामान लेने के लिए गई थी तो नीता ने देखा कि घर का काम ऐसे ही फैला पड़ा है और ना ही नाश्ता तैयार है। आरव को स्कूल छोड़ने भी कोई नहीं गया। सारे काम नीता को ही करने पड़े। वह काम करती जा रही थी और बड़बड़ाती जा रही थी। आने दो, आज माजी को देखती हूँ। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ सैर करने के लिए निकल गई हैं। घर के सारे काम मुझे देखने पड़ रहे हैं। बेटे को भी स्कूल बस तक मैं ही छोड़ने गई हूँ। टिफिन मुझे बनाना पड़ा है। आज तो इनकी खैर नहीं है। उनकी वजह से आज मैं ऑफिस के लिए इतनी लेट हो गई हूँ। शाम को ऑफिस से आते ही नीता कविता जी पर चिल्लाती हुई कहती है, माँ जी आज सुबह कहाँ गई थी? आपको पता है मेरा ऑफिस रहता है, पूरा घर फैला हुआ था। कैलाश जी अपनी बहू की बात को सुनकर कहते हैं, बहू अब मेरी पत्नी घर का कोई काम नहीं करेगी। यह घर तुम्हारा भी है, तुम भी इस घर की जिम्मेदारियां लो। अगर तुम नौकरी करती हो तो आज से मेरी पत्नी भी पैसे कमाती है। अब जब तुम्हारी सास पैसे कमा रही है तो फिर वह घर के काम कैसे करेगी? जब तुम पैसे कमाती हो, घर के काम नहीं करती हो तो तुम्हारी सास भी पैसे कमाने के बाद घर के काम नहीं करेगी। नीता अपने ससुर जी की बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ती है और कहती है, माँ जी बुढ़ापे में कहाँ पैसे कमाएंगे और कौन इनको काम देगा? इनकी औकात पैसे कमाने की नहीं है, इनको घर में ही काम करने दो। कैलाश जी को अपनी बहू की कटु हंसी देखकर गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वह कुछ कहने की जगह करके दिखाना चाहते हैं। कविता जी ने अगले ही दिन से टिफिन बनाने का काम शुरू कर दिया और कैलाश जी उन टिफिन को पहुंचा कर आ गए। जैसे ही उन लोगों ने कविता जी के हाथ का खाना खाया उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा और उन्होंने उसे खाने की बहुत तारीफ की। अपने जान पहचान के लोगों को कविता जी के टिफिन सर्विस के बारे में बताया तो उन्होंने भी कविता जी से टिफिन सर्विस शुरू करवा ली। अब धीरे धीरे कविता जी टिफिन सर्विस का काम काफी बढ़ गया था तो उन्होंने अपने लिए एक हेल्पर को रख लिया जो बाजार से सामान लाना और टिफिन पहुंचाने का काम करता था। उन्होंने अपने टिफिन सर्विस को कविता टिफिन सर्विस का नाम दिया। इधर घर में नीता को घर के काम के लिए बड़ी समस्या होने लगी थी, इसीलिए उसने अपने काम के लिए 2 मेड रख ली थी और खाना बनाने के लिए 1 कुक रख लिया था। इसके लिए वह 5,000 रुपये महीने दिया करती थी। 6 महीने में ही कविता जी ने अपने पति के साथ मिलकर इतने पैसे कमा लिए कि उन्होंने अपने पैसों के दम पर एक छोटी सी दुकान खोली। आज उस दुकान का उद्घाटन होना था। उद्घाटन में घर के सभी लोग पहुंच गए। जैसे ही बहू बेटा दुकान के पास पहुंचे तो दुकान के बाहर अपनी माँ का बड़ा सा नाम देखकर चौंक गए कि आज माँ ने टिफिन सर्विस शुरू करके इतनी बड़ी दुकान खोली है। सारी पूजा हो जाने के बाद कैलाश जी अपने बेटे बहू से कहते हैं, क्यों बेटा, क्या कहा था तुमने कि तुम पैसे कमाती हो और तुम्हारी सास पैसे नहीं कमा सकती? उसकी औकात ही नहीं है पैसे कमाने की। तो देख लो आज उसने अपने दम पर यह दुकान खोली है और वह महीने के 50,000 कमा रही है। जब तक कविता घर के काम करती थी तब तक तुम लोगों ने उसके काम को महत्व ही नहीं दिया। अब इस काम के तुम लोग 5,000 महीने के दे रहे हो तो कभी सोचा है कि तुम्हारी माँ भले ही पैसे कमाती नहीं थी तो बचाती तो थी। वह तो कभी कविता को पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी खूब पैसा कमाया और तुम पर भी खर्च किया है। लेकिन आज 65 वर्ष में कविता ने पैसा कमा कर दिखा दिया। अपने सास ससुर की बातें सुनकर आज नीता की नजरें शर्म के मारे जमीन में गड़े जा रही थी। अब तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी सासू माँ के पास जाकर उनसे माफी मांग ले। बहु पैसा कमाना अच्छी बात है लेकिन उस पैसे की अकड़ या घमंड दिखाना यह अच्छी बात नहीं है। तो आज के बाद याद रखना, किसी को अपने पैसे कमाने का घमंड कभी मत दिखाना। कैलाश जी की बातें सुनकर बहू बेटे चुपचाप अपने घर चले गए। दोस्तों, किसी को भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।